नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान और चलिए शुरू करते हैं दमदार समाचार लगातार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करनाल में 100 ऑक्सीजन बेड के नए फील्ड अस्पताल और असम के 2 अस्पतालों में 30 ऑक्सीजन बेड की सुविधा की शुरुआत की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने करनाल जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए करनाल रिसोर्स लोकेटर मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की। इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल भी मौजूद रहे और करनाल के सांसद संजय भाटिया वीसी के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महामारी अब शहरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रही है। इसकी रोकथाम के लिए हम व्यापक स्तर पर जरूरी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन बेड की तत्काल सुविधा मुहैया करवाने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग के एसीएस को निर्देश दिए कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में जल्द से जल्द ऑक्सीजन बेड और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएं, ताकि इनका लाभ ग्रामीणों को तुरंत प्रभाव से मिल सके। पेशेंट्स को वहां से ला करके हम अस्पतालों में, अभी तक ये ज्यादा फैला हुआ था कोरोना के फैलाव का। अब पिछले 3 दिन से इंडिकेशन आ रहे हैं कि गांव में भी तेज गति से बढ़ने लगा है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्र का जो पेशेंट था, कुल रोगी थे, 1/3 गांव से आते थे, 2/3 शहरों से थे, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र की अंदर भी ये फैलने लगा है। इसके लिए भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन और आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, आयुष, सभी विभागों ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट और ग्रामीण जो हमारा विकास का विभाग है, सब विभागों ने मिलकर के टीमें बनाने का तय किया है कि हम गांव-गांव में टीमें भेजेंगे और वहां पर जो उनकी प्रारंभिक जांच है फिर उसको करेंगे। जो प्रारंभिक आवश्यक दवाइयां हैं वो उनको बांटी जाएंगी। उसमें जो कोविड के पेशेंट संभावित होंगे, चाहे वो मॉडरेट हैं और चाहे वो सीवियर हैं, ऐसे जो पेशेंट्स को वहां से ला करके हम अस्पतालों में दाखिल कराएंगे। सीएचसीज को छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता से संपन्न राज्य है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन मंत्री मोहम्मद अकबर के दिशा निर्देशन में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता पुरस्कार का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में जैव विविधता के प्रचार प्रसार और इसके संरक्षण में बेहतर कार्य कर रहे व्यक्ति और संस्था को प्रोत्साहित करने और जन जन में जैव विविधता के मूल्यों को पहुंचाने के उद्देश्य से ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके तहत प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा 4 विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 8 पुरस्कार दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 22 मई को 4 क्षेत्रों में 8 व्यक्ति जैव विविधता के अंतर्गत सम्मानित किए जाएंगे। यह जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पत्रकारों से मुखातिब होते हुए दी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर ये पुरस्कार उन तमाम लोगों को बांटे जाएंगे जिन्होंने जैव विविधता को बेहतर बनाने में अपनी तरफ से कोई अच्छा काम किया है। पंजाब में कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार रखे हैं। सरकार की तमाम कवायदों के बावजूद भी सेहत सुविधाओं के इंतजाम नहीं कराए जा रहे हैं। इन इंतजामों का जायजा लेने लोहानगरी मंडी गोविंदगढ़ में पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू पहुंचे। इस दौरान सेहत मंत्री का कहना था कि हमारे पास कोरोना मरीजों के लिए अलग अलग स्थानों पर 1000 तक वेंटिलेटर का इंतजाम है और जिनमें से 25 इस्तेमाल हो रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन के बारे में मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन के लिए हम केंद्र सरकार पर डिपेंड हैं और हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है। हालांकि हम फिर भी पंजाब वासियों को ऑक्सीजन मुहैया करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पुरानी ईएसआई की एक्टिविटी बड़ी घट हैगी और ओपीडी बड़ी घट हैगी है, वो सामने असं जो ओपीडी स्टार्ट कर लेंगे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਲੱਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੀਐਮਓ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ हॉस्पिटल पूरा प्रॉपर डिजाइन करावांगे क्योंकि एक बहुत पॉपुलर टाउन है, स्कील टाउन है, तो ये एक चंगी सहूलत होनी बहुत जरूरी है। तो प्लस जी रेनोवेशन वास्ते बड़ा मैं प्रभावित करता एमएल साहब प्रधान साहब का 20 लाख रुपये कमेटी वालों भी रेनोवेशन वास्ते काफ़ी मुझे बन।
हरियाणा में कोविड के बाद काले फंगस की समस्या पैदा होने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये केवल हरियाणा से संबंधित बात नहीं है। विज ने कहा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कोविड के बाद इसकी समस्या आ सकती है, लेकिन इस समस्या का इलाज है और डॉक्टर दवाइयां भी दे रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने अन्य मसलों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की कि सख्त कार्रवाई करे और खाली ड्राइवरों के खिलाफ की कार्रवाई करना सफिशिएंट नहीं है। जहाँ से आई है, जहाँ से निकली है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। नहीं, ये कोई हरियाणा से ही संबंधित बात नहीं है। ब्लैक फंगस का इसमें विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कोविड के बाद इसकी समस्या आ रही है, तो उसकी दवाइयाँ हैं। उसकी दवाइयाँ जो डॉक्टर हैं वो हरियाणा में 7 दिन के लिए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा घोषित कर दिया गया है। इसके कायदे कानून जो पहला 7 दिन का लॉकडाउन लगाया था वही है, कुछ और सख्ती कर दी गई है। बारात निकालने पर, जुलूस निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादी भी घर के अंदर हो सकती है, केवल 11 आदमियों की, और संस्कार भी केवल 11 आदमी ही वहाँ इकट्ठा हो सकते हैं, उससे ज़्यादा इकट्ठा नहीं किया जा सकता। आवश्यकता पड़ेगी नियमों को और सख्त किया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकना है। कुछ एसेंशियल आइटम जैसे दवाइयाँ हैं, करियाना है, सब्जी है, इन चीज़ों को छूट दी गई है, दूध है, लेकिन सभी उपभोक्ताओं को कहा गया है कि इनको भी रेगुलेट करें ताकि भीड़ ना हो, और हर दुकानदार अपनी दुकान के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से गोलधारे लगाए ताकि कस्टमर उतनी दूरी पर खड़ा हो, और जो गोलधारे ना लगाए उसकी दुकान को बंद कर दे। जो नहीं मानता उसकी दुकान को बंद कर दें। सभी उपायुक्तों को ये आदेश दे दिए गए। राहुल गांधी तो डिप्रेशन में है और हमेशा निरुत्साहित करने वाली बातें करता है। ये महामारी है, खाली देश में नहीं सारे विश्व में है, और हिंदुस्तान इसको दूसरे देशों से ज़्यादा अच्छी तरीके से लड़ रहा है। हमारा मोर्टेलिटी रेट कम है, हमारा ठीक होने का रेट ज़्यादा है, और सारे देश में सब लोग लगे हुए हैं कि इस बीमारी के पार पाया जाए। हर आदमी अपनी अपनी क्षमता अनुसार इसमें सहयोग भी कर रहा है। कोई पीपी किट्स दे रहा है, कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहा है, कोई और संसाधन दे रहा है, और कुछ लोग केवल बैठकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का टैंकर आईएनएस ऐरावत सोमवार सुबह विशाखापट्टनम पहुंचा। नौसेना अधिकारियों ने बताया कि यह जहाज सिंगापुर से 20 टन खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 3150 ऑक्सीजन सिलेंडर, 500 भरे ऑक्सीजन सिलेंडर, 10,000 रैपिड एंटीजन जांच किट और 450 पीपीई किट लेकर आया। ये 5 मई को सिंगापुर में ऑक्सीजन टैंक और सिलेंडरों के साथ रवाना हुआ था। हाल ही में सिंगापुर के एक फाउंडेशन ने 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत के लिए इस फाउंडेशन को दिए। इस फाउंडेशन को ग्लोबल स्कूल्स के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी IL-76 विमान के जरिए सिंगापुर से 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भारत लाए गए थे। ये विमान शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पनागर एयरबेस पर उतरा था। भारत जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस समेत दुनिया भर के कई देशों ने भारत की मदद की घोषणा की है। पहले हमारा युद्धपोत, हमारा जहाज सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था, जो कि कोरोना की आपात सामग्री को लेने के लिए गया हुआ था, जिसके साथ आईएनएस जलाश्व भी सम्मिलित था। और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन समुद्र सेतु है, जिसमें हमने 3,900 ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके आए तथा
कुछ बड़े ऑक्सीजन के कंटेनर्स भी इसमें सम्मिलित हैं और हमें सिंगापुर जाने के दौरान हमने कोरोना से संबंधित सारी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन रखा, जैसे नियमित रूप से हाथों को सैनिटाइज करना, उचित दूरी जहां पे संभव है वहां पे उचित दूरी बनाए रखना तथा इससे संबंधित जितने भी प्रोटोकॉल्स थे उसका हमने पालन किया। और जब हम कभी भी इस ऐसे ऑपरेशंस के लिए लंबे समय के लिए जब बाहर जाते हैं तो हम अपने परिवार को यहीं पे अपने यहाँ पे घरों में वापस छोड़ के जाते हैं। आज के इस महामारी के दौर में यहाँ पे भारतीय नौसेना की एक टीम है जिसने पूरी तरह से हमारे परिवार का ख्याल रखा, जिस वजह से हम निश्चिंत होकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे समर्पण के साथ इस ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया तथा आगे भी हम इस तरह से अंजाम को इस तरह के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने वैक्सीन, ऑक्सीजन सप्लाई और मेडिकल सुविधाओं पर राजनीति करने का इल्जाम लगाया है। संबित पात्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार विज्ञापन पर तो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कोरोना महामारी से निपटने में उनकी कोशिश केवल जुबानी है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला। यहां तक कि महामारी से निपटने को लेकर केजरीवाल केवल सियासत कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में वैक्सीन की रफ्तार भी बहुत धीमी है। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन को वोट बटोरने की मशीन बना दिया है। आपने दिल्ली के सिस्टम को चरमरा दिया। आपकी प्रायोरिटी किसान आंदोलन, दिल्ली चलो, किस प्रकार से दिल्ली को रोकना है, आपकी प्रायोरिटी ये थी। आप एडवर्टाइजमेंट करते रहे, लास्ट तक कहते रहे लॉकडाउन नहीं होगा, आप कहते रहे कि ऑक्सीजन की कमी भी नहीं है, हम घर घर ऑक्सीजन भेजेंगे। और जब आपने देखा कि आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो सब कुछ आपने केंद्र की तरफ उंगली करके अपने दायित्व को, अपने पल्ले को झाड़ लिया। केजरीवाल जी, ऐसे नहीं होता है। मिलकर लड़ना होता है और राजनीति इन विषयों में नहीं करना होता है। और आप हर दिन राजनीति करेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू कम आउट विथ फैक्ट्स एंड टू एक्सपोज यू। दिल्ली के अंदर कोरोना के आंकड़े बिल्कुल बढ़ रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब राजनीति भी की जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा जा रहा था कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है केंद्र से, और केंद्र वैक्सीन की कमी भी कर रही है और वैक्सीन की कमी दिल्ली के अंदर होती नजर आ रही है। मगर अब भाजपा के संबित पात्रा ने बिल्कुल पलटवार किया है और आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया है कि 7 सालों के अंदर अस्पतालों के कोई भी अस्पताल दिल्ली के अंदर नहीं खोला गया है और कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 7 सालों के अंदर ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं किया है जो अस्पतालों के अंदर कारगर हो। मगर क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार आरोप लगाए जा रहे थे कि दिल्ली सरकार उनके लिए कहीं ना कहीं कोशिश नहीं कर रही है और दिल्ली सरकार ऑक्सीजन कम दे रही है, मगर कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भी कहा गया कि वैक्सीन उनको मुहैया नहीं कराई जा रही है। और संदीप पात्रा ने वैक्सीन को लेकर भी साफ कर दिया कि दिल्ली के पास ऑक्सीजन और वैक्सीन दोनों उपलब्ध है, मगर वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति इस समय नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि सीधे सीधे कहे तो 7 साल के अंदर जो आम आदमी पार्टी का कार्यकाल है 7 साल का, वो कहीं ना कहीं 7 साल का जरूर है, मगर 7 सालों के अंदर कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं खोला गया है जिसके अंदर प्रॉपर इंतजाम हो। मगर जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल के लगभग 1 साल का समय हो चुका है और 1 साल के अंदर भी दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के अंदर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं की गई जिसके द्वारा कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सके। मगर कहीं ना कहीं राजनीति जरूर की जा रही है और राजनीति नहीं करनी चाहिए थी इस समय, क्योंकि इस समय जनता को बचाने का समय है और लोगों को राहत देने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर कहीं ना कहीं राजनीति जरूर हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे और अब केंद्र सरकार की तरफ से भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी के ऊपर यानी दिल्ली सरकार के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। मगर देखना होगा इस आरोप प्रत्यारोप से जनता को कितना फायदा होगा, क्योंकि जनता के लिए अभी तक राहत चाहिए और राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मगर हाँ, कोरोना जैसी महामारी से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिल्ली सरकार को राहत जरूर मिली है, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार कहीं ना कहीं घटने स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग 13,000 के करीब आंकड़े आ चुके हैं और देखना होगा कि ये आंकड़े किस तरीके से घटेंगे। मगर कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारों को सबक लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी ना केंद्र सरकार के हाथ में है ना ही राज्य सरकारों के, मगर दोनों ही सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए और राज्यों की जनता को बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनवी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी है दमदार समाचार लगातार।
गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बिहार की मदद का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने MBBS, BSc नर्सिंग और GNM के छात्र छात्राओं को मानदेय पर रखने का ऐलान भी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार को बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए PM नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन का प्लांट लगने से कोरोना मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से मरीजों की संख्या अचानक से बहुत बढ़ी और ऑक्सीजन की आवश्यकता राज्य में कई गुनी बढ़ गई, उस परिस्थिति में भारत सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार के संपूर्ण प्रयास से हम लोगों को लगातार ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखे और हर चीजों पे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है और लोगों को जो भी आवश्यक ऑक्सीजन है वो हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन भविष्य में और भी बेहतर आधारभूत संरचना ऑक्सीजन के आपूर्ति के लिए अस्पताल प्रबंधन के पास ही रहे, इसके लिए भारत की सरकार ने भी कई प्रयास किए हैं और राज्य सरकार ने भी किया है। भारत सरकार की तरफ से 5 PSA प्लांट पहले से स्वीकृत थे जो लग रहे हैं, 2 चालू भी हो गया कटिहार और मुजफ्फरपुर। 15 जगहों पर और लगने की स्वीकृति मिल गई है, जिसके संबंध में जो उसका सिविल वर्क करना है उसमें NHAI ने काम शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम मंत्रालय से बहुत बड़ी राहत मिल रही है। राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज में जो पेट्रोलियम मंत्रालय के विभिन्न ऑयल कंपनी हैं उनके द्वारा बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है और जो ऑयल इंडिया है, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में ये। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रही है और राज्य में संक्रमण की दर भी लगातार बढ़ रही है। वहीं प्रदेश में वैक्सीन की कमी भी देखी जा रही है। कई जगहों पर तो 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन का काम भी रोक दिया गया है। वैक्सीन की कमी को लेकर अशोक गहलोत सरकार विदेश से वैक्सीन लाने का प्लान बना रही है। सूत्रों के मुताबिक गहलोत सरकार ने दूसरे देशों से वैक्सीन मंगाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके लिए आदेश जारी होना बाकी है। 2 दिन पहले कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन का जायजा लेने के बाद CM अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को विदेशों से वैक्सीन लाने की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए।
हिमाचल में सोमवार से लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। अब सीएम जयराम ठाकुर भी काफी सख्ती से पेश आते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की कहीं कोई किल्लत नहीं है, फिर भी सरकार हालात को देखते हुए सुविधाओं को बढ़ाने पर पूरा जोर दे रही है। हिमाचल प्रदेश सख्त पाबंदियों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सीएम ने शिमला के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आईजीएमसी में निर्माणाधीन भवन और पार्किंग का निरीक्षण किया। साथ ही इसको लेकर जनता को समर्पित करने के अधिकारियों को आदेश भी दिए। आईजीएमसी में प्रमुख रूप से तो हमने कोविड बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तो वो हमने नया जो ओपीडी ब्लॉक बन रहा है उसको हमने देखा, और आईजीएमसी के इस प्रेमिसेस में ही 500 बेड की कैपेसिटी हम एडिशन करना चाह रहे हैं कोविड के पेशेंट्स के लिए, और वो उस प्रक्रिया में आगे बढ़ गए हैं। 2 फ्लोर ऑलरेडी हमने ओपीडी ब्लॉक के डेडिकेट कर दिए हैं, और इसके अतिरिक्त तो बाकी फ्लोर भी हमारे तैयार हुए पड़े हैं, और उसमें बेड वगैरह लगाने की कुछ औपचारिकता रहती हैं। उसके बाद उसको भी हम कोविड के लिए डेडिकेट करने के लिए फिलहाल प्लान किए हुए हैं। उसके अतिरिक्त जब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर हम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एक पार्किंग का निर्माण कर रहे हैं। आईजीएमसी बहुत एक स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पूरे प्रदेश भर से लोग आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन पार्किंग की जगह यहाँ पर नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी जो प्लान किया है जिसका फाउंडेशन स्टोन कर लिया है, और जहाँ एक पार्किंग का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, और वो पार्किंग का निर्माण करते हुए लगभग जिसमें 500 गाड़ियों की कैपेसिटी उसमें जो है पार्किंग की रहेगी, और जो एक्सटेंडेबल है जिसमें डबल इसमें जो है उसमें अगर हम करेंगे तो वो 800। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना से लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अलग अलग जगह जाकर दौरा कर रहे हैं और कोरोना के खिलाफ कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे। वहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अब लगातार कम हो रही है, ये बढ़ के 25% के ऊपर पहुंच गई थी, आज घट के ये 16% के नीचे आ गई। कई दिनों में पहली बार आज पॉजिटिव केस जो निकले हैं उनकी संख्या 4 अंकों में आई, मतलब 9,500 के आसपास आई, और जबलपुर में भी पॉजिटिव केसेस की संख्या अब कम होने लगी है। के मामले में, इंजेक्शंस के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासका की कार्रवाइयां हुई है, ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। जबलपुर में भी शुरू हुए, सब जगह मेरे निर्देश है, जहाँ भी गड़बड़ मिलेगी शिकायत होगी। शिकायत केवल यहाँ नहीं, शिकायत भोपाल में भी एक ठीक कमेटी बनाई है, उसके पास भी शिकायत की जा सकती है। हम जांच करवाएंगे और जांच करके कोई भी गड़बड़ करेगा तो देखो दोनों तरह के लोग हैं, एक अच्छे अस्पताल भी, अच्छे डॉक्टर भी हैं जो दिनों रात सेवा का काम कर रहे हैं, समर्पण से लगे हुए हैं। ऐसे डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको हम भगवान का दर्जा देते हैं। केरल में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राहत की एक खबर मिली है। यहां सोमवार को वैक्सीन की 3.5 लाख डोज पहुंची हैं, जिससे वैक्सीनेशन को अब बल मिलेगा। बता दें कि राज्य सरकारें लगातार वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर सवाल खड़ी करते रही हैं, लेकिन केरल में 3.5 लाख डोज पहुंचने से अब राज्य सरकार ने राहत की सांस ली है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। समूह नानक नाम लेवा सब पिता, बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ
ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हरियाणा के रतिया को पंजाब के मानसा से जोड़ने वाली अंतर्राज्यीय सीमा को मानसा के बोहा थाने की पुलिस द्वारा पूरी तरह से सील किया गया है और इस मार्ग से आने जाने वाले वाहनों की जांच और कोरोना नकारात्मक रिपोर्ट और जनता को टीकाकरण के सबूत दिखाने होंगे। इसके बाद ही पंजाब में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। हरियाणा सीमा से सटे बोहा थाने के 18 किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस मुख्य सड़क के साथ अन्य मार्गों की भी जांच कर रही है। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਆਈਪੀਐਸ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਲੱਖੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਐਂਟਰੀ कर सके। बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं लगातार इस वायरस से लोगों की जान भी जा रही है। लेकिन अब हैरान करने वाला मामले सामने आया है बक्सर जिले से। दरअसल बक्सर जिले में गंगा नदी में 10 से 12 शव मिले हैं। शवों के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जिले के एसडीओ के उपाध्याय ने बताया कि 10 से 12 शव गंगा में बहते हुए देखे गए हैं। देखने से ऐसा लग रहा है कि शव करीब 1 हफ्ते से यहीं पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये शव आसपास के नहीं लग रहे क्योंकि स्थानीय इलाकों में शव को नदी में बहाकर अंतिम संस्कार का रिवाज नहीं है। इन शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था फिलहाल करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि शव कहां से बहकर आए हैं। इस बात की आशंका है कि शव वाराणसी, प्रयागराज या किसी अन्य जगह से बहकर आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि लकड़ी की कमी हो गई। वहीं कई जगहों पर शमशान में जगह नहीं है। इस वजह से एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कोरोना से मरने वाले लोगों की लाशें हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर बक्सर जिला मौजूद है। बक्सर के घाटों पर लाशों के मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। लेकिन जो भी आसपास के लोग हैं वो इधर आ जा रहे हैं और आप लोग देख रहे होंगे जो लाशें इधर गंगा जी में दिख रही हैं, 10-12 लाशें जो दिख रही हैं उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारी सहयोगी अदिति विश्वकर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति, सबसे पहले यही बताइए कि जिस तरह से ये एक बड़ा मामला सामने आया है और 10-12 शवों की शिनाख्त एक तरह से हो गई है, और क्या कुछ प्रशासन का कहना है? जी देखिए, शुरुआती जांच में ये कहा गया था कि 10 से 12 शव हैं। ये बिहार के बक्सर के गंगा नदी में बहते हुए एक साथ कई सारी लाशें देखी गई थी। तो शुरुआत में ये कहा गया था कि 10 से 12 जो है ये शव हैं, लेकिन बाद में अब प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन ये मान रहा है
कि तकरीबन 30 से 35 शव हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि तकरीबन 150 से ज्यादा ये शव हैं जो कि गंगा नदी में पीछे से कहीं बहते हुए आ रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि शव कहां से आए हैं। माना यह जा रहा है कि कोरोना के चलते ये लाशों को गंगा नदी में बहा दिया गया है। जी अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का 1954 का ऑक्सीजन प्लांट जो 2011 में बंद किया गया था, अब वह एक बार फिर से ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कर विशेष तौर पर जिला रूपनगर में ऑक्सीजन की सप्लाई को लगातार जारी रखेगा। और कोरोना काल में भी ये पुराना प्लांट एक बार फिर से लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हो गया है। सोमवार को इसे ट्रायल रन पर चलाया गया। ये प्रोजेक्ट 12 घंटे लगातार चलता है, तो इस प्रोजेक्ट से ऑक्सीजन बनाने का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। कोरोना वायरस के चलते देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत पाई जा रही है। ऐसे में इस किल्लत से निपटने के लिए अलग अलग तरह के काम भी किए जा रहे हैं। ये 1952 ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਡ ਇਨ USA ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ BSL ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਮ ਡੈਮ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਲੋਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਪੜ ਸਰਬਨ NFL ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਇਆ ਸੀ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕੰਮ ਵੀ ਘਟ ਗਏ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू के बीच ही नई बंदिशें भी लागू हो गई हैं। ये बंदिशें सुबह 6 बजे से शुरू हुई और 17 मई तक लागू रहेंगी। नए आदेशों के मुताबिक सोमवार को सुबह से पूरे प्रदेश में अब सिर्फ 3 घंटे के लिए जरूरी रोजमर्रा के सामान और उचित मूल्य की दुकानें खुली रहेंगी। रविवार को सभी जिलों में दुकानें खोलने का वक्त डीसी ने निर्धारित किया था। प्रदेश के शहरों, कस्बों, गाँवों में प्रशासन की ओर से तय समय पर जब से ये दुकानें खुली तो लोगों ने घरों से निकलना और जरूरी वस्तुओं की खरीदारी करना शुरू कर दिया। कई राशन की दुकानों और उचित मूल्य की दुकानों के आगे लोगों की भीड़ भी देखी गई। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मुस्तैद रही। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर कई दुकानदारों के चालान भी काटे गए। जगह जगह पर पुलिस का कड़ा पहरा दिखाई दिया ताकि कोई भी व्यक्ति कायदे कानूनों का उल्लंघन न कर सके। सभी जिला स्तर पर दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, जबकि चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी में 10 से दोपहर 1 बजे तक और किन्नौर में 9 से 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने का समय तय किया गया है। ने जो टाइम ये किया 10 से 1 सर बहुत बढ़िया है। और जैसे लेबर का काम है सर वो भी सुचारू रखा, मतलब किसी गरीब आदमी को कोई दिक्कत ना हो दिहाड़ी लगाने में। और थोड़ी दिक्कत ये है कि बस वगैरह नहीं चली सर। ऊपर ऐसा है उसमें थोड़ा सा, जैसे दुकानदार मेरा जो क्वार्टर है सर वो बस स्टैंड के पास है। जैसे 1 बजे सर यहाँ से जाना तो थोड़ी सी उसमें छूट होनी चाहिए। जैसे 1 बजे दुकान बंद की तो मतलब 1:30 बजे तक हमारे को छूट होनी चाहिए सर आने जाने में। हाँ जी, उसमें डर लग रहा है आपको कि हाँ जी, क्योंकि ऐसा डर लग रहा है कि पुलिस वाले कहीं रास्ते में तंग ना करें। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ? नहीं सर, ये तो ठीक हुआ है 10 से 1 का, ठीक है जी। बाकी जो काम चला हुआ है वो भी ठीक है जी। बाकी जो सरकार ने किया अच्छा ही किया जी, हमारे भले के लिए। अरुणाचल प्रदेश के गांव मनीगोंग के नजदीक सियोम नदी में गिरने से शहीद हुए भारतीय फौज की 31 फील्ड यूनिट रेजिमेंट के हवलदार अमृतपाल सिंह का सोमवार को उनके गांव खेड़ी के शमशान घाट में सरकारी सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। शहीद का पार्थिव शरीर रविवार देर रात गांव पहुंचा। पारिवारिक सदस्यों और गांव निवासियों की आंखें नम हो गई। मुख्य अफसरों ने फूल मालाओं से जवान को श्रद्धांजलि भेंट की। 12 वर्षीय बेटे गुरसेवक सिंह ने चिता को मुखाग्नि दी। सेना के जवानों ने हथियार उल्टे करके गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए फायर किए और शहीद को सलामी दी। जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम संगरूर यशपाल शर्मा और डीएसपी सतपाल शर्मा ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। अपने अरुणाचल प्रदेश च डेथ हो गई है। वो उस लिए पंजाब सरकार ने ऑलरेडी जी गाइडलाइंस हैं, हदायत हैं अपने क्लीयर हैं, उन्होंने मुताबिक उन्होंने सारे कंपनसेशन अमाउंट प्रोवाइड करवाई जाएगी, दी जाएगी।
फौज ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਜ਼ ਮਿਲਨੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾबिक ਐਕਸਕ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਜੌਬ ਇੱਕ ਕਿੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਰਮੀਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾबिक ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨ ਦ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਐਕਸਕ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ जॉब। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि शिवसेना के नेता ने मांग की है कि विपक्ष की एकजुटता के लिए काम हो और राष्ट्रीय अलायंस बने। ये समय की जरूरत है। पवार साहब ने भी पहले इच्छा जाहिर की थी कि देश में विपक्षी दलों को इकट्ठा करने का काम होना चाहिए। पवार साहब इस एकजुटता के लिए अपने आने वाले दिनों में काम करेंगे। शिवसेना के नेता ने मांग की है कि विपक्ष की एकजुटता के लिए काम हो, एक नेशनल अलायंस बने। निश्चित रूप से समय की जरूरत है। पवार साहब ने भी पहले इच्छा जाहिर की थी कि देश में विपक्षी दलों को इकट्ठा करने का काम करेंगे। अब समय आ गया है। कुछ दिनों के बाद अभी वे आराम कर रहे हैं, हम भी। एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टल गया है। CWC ने कोरोना की लहर को वजह से फैसला किया है। हालांकि पहले से तय डेडलाइन के मुताबिक CWC की बैठक में जून में चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया। चुनाव समिति के कार्यक्रम के मुताबिक 23 जून को अध्यक्ष का चुनाव करवाने का प्रस्ताव KC वेणुगोपाल ने दिया था, लेकिन अशोक गहलोत ने कोरोना की भयावह स्थिति का हवाला देकर कहा कि ऐसे हालात में फिलहाल चुनाव करवाना ठीक नहीं होगा। गहलोत की बात का समर्थन गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे असंतुष्ट नेताओं ने सबसे पहले किया, जबकि असंतुष्ट नेताओं के G23 ने पिछले साल अध्यक्ष का चुनाव करवाने की मांग रखी थी। जनवरी में कांग्रेस ने ऐलान किया था कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद जून के आखिर तक पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन जून की डेडलाइन आगे खिसकाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव आगे कब होगा ये फिलहाल तय नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश के बाद तेज प्रताप एक्शन में आ गए हैं। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और विधायक तेज प्रताप यादव सोमवार को बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। यहां आने के बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद कोरोना मरीज के परिजनों से मिलकर उनका हाल जाना और सुविधाओं के बारे में पूछा। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि PMCH CM नीतीश कुमार का बेस्ट अस्पताल है, लेकिन यहाँ क्या सुविधा है वो दिखाई दे रही है। मरीज के परिजन ऐसे ही जमीन पर बैठे हुए हैं, उनके लिए बैठने के लिए भी जगह नहीं है। लोग सटकर बैठे हुए हैं। ऐसे में किस तरह से कोरोना वायरस खत्म होगा? और ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल है। पेशेंट मर रहे हैं लेकिन परिजन को शव नहीं दिए जा रहे। तेज प्रताप ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि PMCH में कोई देखने तक नहीं आ रहा। कोरोना के डर से ही लोग घर में बैठे हुए हैं। अब सरकार की जितनी कमियां हैं उन सबको उजागर करूंगा। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में लोगों की समस्याओं सुनकर बेहतर इलाज के आदेश भी दिए। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट हाल ही में सस्पेंड किया गया था। बंगाल चुनाव के बाद एक्ट्रेस की आपत्तिजनक टिप्पणी पर एक्शन लेते हुए ट्विटर ने अस्थायी तौर पर कंगना के ट्विटर अकाउंट को बंद किया। अब ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम ने भी कंगना के पोस्ट पर एक्शन लिया है। आपको बता दें कि इस बार कंगना के उस पोस्ट को इंस्टाग्राम ने डिलीट किया है जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस को खत्म करने की बात कही थी। कंगना ने 8 मई को अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा था, मुझे पिछले कुछ दिनों में थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी और आंखों में हल्की जलन भी थी। हिमाचल जाने की सोच रही थी, इसलिए मैंने टेस्ट करवाया। जब पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं तो मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वायरस मेरे शरीर के अंदर पार्टी कर रहा है। अब जब मुझे पता चला तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। लोगों प्लीज किसी को भी खुद से जीतने की ताकत ना दें। अगर आप डरे हुए हैं तो ये आपको और भी डराएगा। आइए इस कोविड-19 का खात्मा करें। कंगना ने अपनी इस इंस्टा स्टोरी पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि इंस्टाग्राम ने मेरी वो पोस्ट डिलीट कर दी है जिसमें मैंने कोविड को खत्म करने की बात कही थी, क्योंकि कुछ लोगों को दुख हुआ था। मतलब आतंकवादी और कम्युनिस्ट को सहानुभूति देने वालों के बारे में सुना था ट्विटर पर, लेकिन कोविड फैन क्लब ऑसम इंस्टा पर 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन अब नहीं लगता कि 1 हफ्ते से ज्यादा यहां टिक पाऊंगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे में 400 बेड का गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया गया है। ये कोविड केयर सेंटर ऑपरेशनल हो गया है। इस कोविड केयर सेंटर के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 2 करोड़ रुपए दान दिए। साथ ही कई अन्य उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए हैं।
यहां पहले फेज में 400 ऑक्सीजन बेड का कोविड सेंटर चालू किया गया है, जिसके अंदर हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। ऑक्सीजन बेड से लेकर यहां हर तरह की दवाइयां भी मौजूद रहेंगी। कोरोना के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी यहां तैनाती की गई है। हर बेड के पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि यहां पर सारी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार के सहयोग से की जा रही हैं। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से रकाबगंज गुरुद्वारे में 400 बेड का कोविड आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर स्टार्ट किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से हर तरह का सहयोग किया जाएगा। LNGP हॉस्पिटल के साथ इसको अटैच किया गया है। जो भी पेशेंट यूपी के मुरादाबाद में 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग में वैक्सीनेशन के कार्य शुरू करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर पूरे इंतजाम किए थे। वैक्सीनेशन स्टोर से सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन को भिजवाया गया। वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचते ही टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं का उत्साह गजब का था। 3 लग के बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम भी कोविड-19 के वैक्सीनेटेड हो गए हैं अब, और हम लोग सभी से अपील करना चाहेंगे कि सब लोग आके इसमें वैक्सीन लगवाएं अपने आप को और अपने देश को सुरक्षित बनाएं। काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। क्षेत्रवासियों से यही कहेंगे कि बढ़ चढ़कर कोविड वैक्सीन आके लगवाएं यहाँ पे, जिससे कि हम इस कोविड-19। हरियाणा में लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ और पाबंदियां भी लगाई हैं। अब हरियाणा में शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यों में सिर्फ 11 लोग ही इकट्ठा हो पाएंगे। साथ ही बाजारों में ढीले लॉकडाउन को लेकर अनिल विज ने तल्ख तेवर दिखाए। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में फैल रहे कोरोना को लेकर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी हमेशा ऐसी बयानबाजी करते रहे हैं। और क्या कुछ अनिल विज ने कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारा ठीक होने का रेट ज़्यादा है और सारे देश में सब लोग लगे हुए हैं कि इस बीमारी के पार पाया जाए। हर आदमी अपनी अपनी क्षमता अनुसार इसमें सहयोग भी कर रहा है। ये महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा घोषित कर दिया गया है। इसके कायदे कानून जो पहला 7 दिन का लॉकडाउन लगाया था वही है, कुछ और सख्ती कर दी गई है। बारात निकालने पर, जुलूस निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादी भी घर के अंदर हो सकती है, केवल 11 आदमियों। यूपी के मथुरा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में एम्बुलेंस हेल्पलाइन सर्विस के अंतर्गत एक विशेष एम्बुलेंस का उद्घाटन जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा किया गया। यह एम्बुलेंस सेवा मनोज कुमार द्वारा संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये विशेष एम्बुलेंस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस है। इसमें कोविड-19 से संबंधित मरीजों के लिए विशेष उपकरण लगे हुए हैं, जैसे वेंटिलेटर और 4 ऑक्सीजन के सिलेंडर, जो कि 36 घंटे तक बैकअप देते हैं। आज के दिन हमारे यहाँ CMO ऑफिस में हेरिटेज इंडिया कंपनी के श्री मनोज कुमार ने एक एम्बुलेंस का उद्घाटन करवाया है। डीएम साहब ने, जिलाधिकारी महोदय ने उक्त एम्बुलेंस का उद्घाटन कराया। और पूरे देश में कोरोना महामारी ने हाहाकार मचाया हुआ है। हर रोज कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने 7 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जिसकी अवधि खत्म होने के बाद हरियाणा सरकार ने इसे एक बार फिर 7 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इसका नाम भी सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा रखा है। जब हमारी टीम ने बाजारों का जायजा लिया तो दुकानदारों से बातचीत की तो सामने आया कि लोग सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाजारों में तो लॉकडाउन जैसा लगता ही नहीं, लोग बेवजह बाजारों में घूमते हुए नजर आए। वहीं सरकार के फैसले से दुकानदार सहमत तो हैं, लेकिन उनकी सरकार से अपील है कि वो पहले खुल रही दुकानों के साथ साथ दूसरी दुकानों को भी खोलने की इजाजत दे। और फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार।
जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार समाचार लगातार। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल खाची ने दावा किया है कि कोरोना से निपटने के लिए वर्तमान में सभी तैयारियां की जा रही हैं और संसाधनों की कहीं कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर संक्रमण के मामले भविष्य में भी तेजी से बढ़ेंगे तो अतिरिक्त व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। उस प्लान पर सरकार मंथन कर रही है। आने वाली चुनौतियों की तैयारी में सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। फिलहाल इस स्थिति का पीक बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन सरकार हर चुनौती को लेकर अपनी अगली तैयारियां कर रही है। के जो बन रही थी कोरोना से संबंधित, उसको देखते हुए कुछ बंदिशें लगानी पड़ी हैं और इन बंदिशों का अगर हम अनुपालना देखें तो काफ़ी संतोषजनक स्थिति है। जो भी हमें रिपोर्ट्स ज़िला प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, उससे स्पष्ट है कि लोगों में भी अब एक तरह से जागरूकता आई है कि अगर हमने कोविड की इस ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है तो हमें दूरी भी मेंटेन करनी पड़ेगी और अपने जो थोड़ा सा प्रिकॉशंस जो भी इससे संबंधित हैं वो लेने पड़ेंगे। तो अभी मैं तो यही आशा करता हूं कि जैसे आज अभी तक की रिपोर्ट्स है, अगले 6-7 दिन जब तक हमारा ये यूपी के मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यहां चुनावी रंजिश के चलते अज्ञात बदमाशों ने रमजानी नाम के प्रॉपर्टी डीलर की दिल्ली लखनऊ हाईवे पर उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब वो किसी काम से सड़क पर जा रहा था। जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर एक रिश्तेदार के घर से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान वापस लौटते वक्त बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस रिश्तेदारी में से आ रहे थे, ये थे और इनका भतीजा था। तो रास्ते में वो बता रहा था लड़के 6-7 लोग थे और उन्होंने बाइक पे थे वो भी, और उन्होंने गोली मार दी इनके 0 पॉइंट के पास बता रहा। फिर वहाँ की पुलिस इन्हें दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। इस मौके पर वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवानी सभी को जरूरी है और ये सुरक्षित भी है।
कोविशील्ड। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। लगवाने से पहले आपको लगा मन में शायद कि लगवाना चाहिए? नहीं, मैं घर से डिसाइड ही करके आया था कि मुझे लगवानी है ही, क्योंकि यही बचाव का उपाय है। हाँ जी, सुरक्षित है। आज मैंने जहां एक तरफ देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी रोकथाम के लिए भी अलग अलग तरीके से उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब के मोहाली में एक कम्युनिटी स्टीम स्टेशन को शुरू किया गया, जहां लोगों को मुफ्त में स्टीम की सुविधा दी जा रही है। यहां पर लोग सांस संबंधी समस्याओं को लेकर पहुंच भी रहे हैं और मुफ्त में स्टीम से लाभ उठा रहे हैं। बता दें कि प्रेशर कुकर की मदद से स्टीम तैयार की जा रही है, जिससे कई लोगों को फायदा पहुंचा है। यूपी के बदायूं जिले में कोरोना से एक दिन में 17 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। शहर से देहात तक रहने वाले अलग अलग स्थानों और मेडिकल कॉलेजेस में ये मौत हुई है। मरने वालों में शिक्षक, स्कूल कर्मी, सेवानिवृत्त शिक्षक और एक नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भी शामिल है। बता दें कि पंचायत चुनाव में बिलसी के ब्लॉक अंबियापुर के ग्राम प्रधान गुदनी के पद से प्रत्याशी बनकर मुन्नी देवी खड़ी हुई थी, लेकिन हाल में उन्होंने कोरोना को मात दी थी। हालांकि इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और रविवार को आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गई। चुनाव में वे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान चुनी गई थी। फिलहाल इन मौतों के बाद से जिले में दहशत का माहौल है। यूपी के मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और नगर आयुक्त अनुन्य झा ने स्वर्ण जयंती अस्पताल का इंस्पेक्शन किया। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मथुरा जनपद में कोविड-19 हॉस्पिटल तैयार हो गया है और अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि जनपद में एक सप्ताह से केस कम आ रहे हैं। ये सभी 104 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं। बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए स्वर्ण जयंती में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ों पर जमकर हुई बरसात के चलते गोला नदी में भारी मात्रा में पानी के साथ सिल्ट आने से हल्द्वानी के आधे शहर की पेयजल व्यवस्था चरमरा गई। ऐसे में जल संस्थान टैंकरों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करवाने में लगा हुआ है। साथ ही जल संस्थान नदी के पानी के साथ आए सिल्ट के खत्म होने का इंतजार भी कर रहे हैं, जिससे कि शहर की पेयजल व्यवस्था को सही तरीके से दुरुस्त किया जा सके। पहाड़ों पर भी हुई भारी बरसात के चलते गोला नदी में पहाड़ों से गंदा पानी, मिट्टी के अलावा अन्य मटेरियल भारी मात्रा में नदी में आ गया है, जिसके चलते फिल्टर प्लांट के लिए नदी से पानी नहीं लिया जा रहा, जिससे शहर के कुछ इलाकों में पेयजल बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। टैंकरों के माध्यम से लोग पेयजल आपूर्ति करने पर मजबूर हैं और नदी का पानी साफ होते ही फिल्टर प्लांट से सप्लाई शुरू करने की बात भी कही जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है। वहीं सरकार किसानों के बीच 3 कृषि कानूनों को लेकर कई दौर की वार्ता कर चुकी है, लेकिन ये तमाम वार्ताएं अब तक नाकामयाब साबित हुई हैं। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को प्रदर्शन लगातार भारी पड़ रहा है, क्योंकि पंजाब के किसान अंबाला के शंभू टोल प्लाजा भी अब पहुंच रहे हैं और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब कोविड-19 महामारी पूरे देश में कहर बरपा रही है। जहां वे एकजुट होकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो वहीं कुछ किसान दिल्ली के लिए रवाना हो भी चुके हैं, तो कुछ किसान 12 मई तक दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही गेहूं की फसल काटने को लेकर दिल्ली बॉर्डर से कुछ किसान वापस पंजाब लौट आए थे। अब फिर किसानों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और अस्पतालों में बेड की कमी के चलते रेलवे ने अहम कदम उठाया है। दरअसल यूपी के मुरादाबाद में एक ट्रेन को आइसोलेशन कोच में तब्दील किया गया है, जिसमें उन मरीजों को रखा जाएगा जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। फिलहाल रेलवे की इस पहल का लोग स्वागत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस रफ्तार से, तेज रफ्तार के साथ कोरोना देश भर में पांव पसार रहा है, उसे देखते हुए रेलवे ने एक कवायद पहले की भांति अभी भी एक आइसोलेशन रेक रेडी करके प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे रखा हुआ है। चेस्ट क्लिनिक को, रेलवे अस्पताल का जो चेस्ट क्लिनिक है उसको कोविड के लिए तैयार किया हुआ है। कोई भी पेशेंट आते हैं, कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो विदाउट हैंडरेज, विदाउट डिले उसको मैनेज किया जा सकता है। तो रेलवे की तरफ से कितने कोचेस का ये पूरा रैक खड़ा हुआ है यहाँ पे? रेलवे की तरफ से 12 कोचेस का, 12 कोचेस का। तो किस तरीके की सुविधाएं इसमें अंदर हैं रैक में, ट्रेन में?
जो भी कोविड पेशेंट को रिक्वायर्ड मेडिकल अंदर रहने का, खाने का। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे ने ये एक पहल की है। रेलवे कोचेस को आइसोलेशन सेंटर्स में तब्दील करने का ऐलान किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से साफ सफाई करने के बाद ये आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनमें कोरोना के लक्षण कम देखे जा रहे हैं। देश में लगातार यही कोशिश की जा रही है तमाम विभागों के द्वारा कि किसी भी तरह से कोरोना पर लगाम लगाया जाए। और वहीं पंजाब राज्य में आज गेहूं की खरीद प्रक्रिया के 31वें दिन सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा 69,743 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में 69,743 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई, जिसमें पनग्रेन द्वारा 22,645 मीट्रिक टन, मार्कफेड द्वारा 13,046.30 मीट्रिक टन और पनसब द्वारा 1,06,683.25 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी गई, जबकि पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा 7,081 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। केंद्र सरकार की एजेंसी FCI द्वारा 6,472 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। इसके अलावा पनग्रेन द्वारा पंजाब में सार्वजनिक वितरण के लिए 3,815 मीट्रिक टन गेहूं भी खरीदा गया। प्रवक्ता ने बताया कि 31वें दिन की खरीद समेत अब तक राज्य में कुल 1,29,39,423.34 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि फरीदाबाद जिले में सरकार और जिला प्रशासन द्वारा चिकित्सालय विभाग और अन्य विभागों के साथ तालमेल करके बेहतर तरीके से ऑक्सीजन का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले को 4 टन अतिरिक्त ऑक्सीजन देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बल्लभगढ़ से जारी एक बयान में प्रदेश में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो दवाइयों की हो, ऑक्सीजन की हो या फिर दैनिक उपभोग के सामान की। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कालाबाजारी करते हुए पाया गया उसके खिलाफ सख्त रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि अस्पताल हो या नर्सिंग होम, उन्हें सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार कोविड-19 के इलाज की रेट लिस्ट चिपकानी होगी। उसमें बेड और डॉक्टर की फीस सहित पूरा विवरण देना होगा। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर संबंधित अस्पताल का पिछले 5 दिन का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। सरकार के आदेश अनुसार रेट लिस्ट न लगाने वाले अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात भी कही गई है। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करने की बात मूलचंद शर्मा ने कही है। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से बने हालात के मद्देनजर लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे में लोगों को भी समझना चाहिए कि यह कदम उनके हित में उठाया गया है। अगर फिर भी कोई जानबूझकर लॉकडाउन की उल्लंघना करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मूलचंद शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने घरों में रहें, केवल जरूरी काम से घरों से बाहर निकलें, अपने मुंह पर मास्क लगाना सुनिश्चित करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।